नमस्कार। एनडीटीवी के खास कार्यक्रम सुनिए वित्त मंत्री जी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल और ये जो कार्यक्रम है ये कार्यक्रम हम बजट को लेकर खास तौर पर आपके लिए लाए हैं और इस बजट के क्या मायने हैं, जनता किस तरह से देखती है और इस बात को समझने के लिए आज हम बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ में हैं और उनसे हम उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। वो ये समझाने की कोशिश करेंगे वित्त मंत्री जी को कि वो क्या चाहते हैं। कुछ व्यवसायी भी हैं, कुछ युवा भी हैं और कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं जो ये बताने की कोशिश करेंगी कि उन महिलाओं को क्या लगता है कि बजट कैसा होना चाहिए। और कुछ सीनियर सिटीजन्स भी हैं हमारे साथ में जो इस बेंच पे यहाँ बैठे हुए हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जितने बजट देखे हैं अब वो सरकार से, जो मोदी सरकार का 3.0 जो बजट है वो बजट कैसा होना चाहिए, वो सरकार से क्या चाहते हैं, ये भी हम इस कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले आपसे और ये समझने की कोशिश करते हैं कि बजट में मेन फोकस क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से बजट में मेन फोकस होना चाहिए जीएसटी। जीएसटी क्या है, हमारे अलग अलग क्षेत्रों में लगता है, कृषि क्षेत्र में लगता है, उसको छोड़ के जैसे केरोसिन है, पेट्रोलियम है, उसके अलावा जो बिस्की वगैरह ड्रिंक वगैरह बोलते हैं उस पर भी लगना चाहिए। क्योंकि अपन जानते हैं भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स इन क्षेत्रों से मिल सकता है अगर चाहे तो। और कृषि अलावा ऐसी क्षेत्रों में कम हो टैक्स तो इससे किसानों को भी फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य लेवल पे कम हो टैक्स जिससे गरीब लोगों को स्वास्थ्य सिविल में जाए कहीं भी स्वास्थ्य वगैरह हॉस्पिटल में, और शिक्षा क्षेत्र में भी कम होना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे मेन फोकस है मेरा तो जीएसटी। जीएसटी का रोल ये है पेट्रोलियम पे और जो ड्रिंक वगैरह होती है उस पे, बिजली पे, इन पे टैक्स लगना जरूरी है जिससे अदर क्षेत्रों में टैक्स की कमी हो। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी से इतना ही मेरा खास बात है कि आप अपने जो 7वें नंबर का बजट है ना उसको सही तरीके से पेश करें जिससे भारत की जनता को अच्छा फायदा मिले और उससे आगे भी कुछ आपकी इच्छा है, मतलब जनता की इच्छा रहे तो अगले बजट के लाने आपको रखें। यही मेरी आशा है बस। ये जो इन्होंने बात की, इन्होंने कहा कि जीएसटी पर सरकार को एक रिवाइजेशन देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं जीएसटी जिस प्रकार से हमारे देश में काम कर रही है अगर वो और दूसरे तरीके से काम करे तो शायद उसके बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं। आप ये बता दीजिए कि महिलाएं बजट को किस तरह से देख रही हैं। महिलाओं को घर चलाना होता है, उसमें उन लोगों को बहुत महंगा सामान मिलता है, उस पर थोड़ा कम रेट होना चाहिए सब सामानों पर। और घर के सामानों पर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, तो घर चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है आजकल। मतलब बजट में कुछ ऐसा हो कि महंगाई कम हो। हाँ, बजट में महंगाई कम होना चाहिए जिससे कि घर आसानी से चला सके। साधारण घर में बहुत दिक्कत आती है और आजकल सैलरी भी बहुत कम कम मिलने लगी है, तो और नौकरियों की भी कमी हो रही है, सभी चीज़ों में कमी है। तो सरकार ऐसा बजट लाए कि नौकरी भी मिले और सैलरी भी अच्छी हो, तो जिससे घर का बैलेंस बैलेंस ये इन्होंने कहा कि नौकरियां कम मिल रही हैं। अब युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी की आस लगा करके बैठे हैं, उनसे भी इस बजट पर हम पूछ सकते हैं। तो आप बता दीजिए, ये कह रही हैं कि नौकरियां कम हैं, तो कम है क्या? जी, नौकरियों की संख्या बहुत मात्रा में कम मिल रही है, इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि वे वैकेंसी की संख्या बढ़ाएं और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा बजट पेश करें जिससे युवाओं, क्योंकि देश ही का भविष्य है, इसलिए देश के लिए वो अच्छा बजट पेश करें। युवा देश का भविष्य है, इसलिए उसको आगे लाने के लिए, शिक्षित करने के लिए एक अच्छा बजट होना चाहिए। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा बजट होना चाहिए, एक पार्ट होना चाहिए पैसे का, है ना? जी, यही कह रही है आप। अगर आपसे पूछें तो आप ये बता दीजिए कि जिस तरह से आज हमारा एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं बजट की जरूरत हमें लग रही है। हाँ, लग रही ना। फैमिली इतनी बड़ी है, उस पे मतलब सैलरी वगैरह भी बहुत कम है, तो उससे मतलब ढंग से पढ़ाई, कोचिंग क्लासेस, कॉलेज वगैरह कुछ भी नहीं हो पाता। ना ढंग से बच्चे पढ़ पाते हैं, ना ढंग से गृहस्थी चल पाती है। और इसलिए मतलब कंपटीशन इतना हाई लेवल हो गया, जनसंख्या ही बहुत है और कंपटीशन इतना टफ है कि बच्चों की जॉब लग नहीं पा रही हैं। जो फैमिली वाले पढ़ा रहे हैं उनको दिन रात मेहनत करके थोड़ा तकलीफ आता है उनको। अब ये बात अगर हम कर लेते हैं कि हमारे देश को रक्षा के क्षेत्र में क्या अपना बजट ठीक है या उसे बढ़ाना चाहिए, कैसा करना चाहिए? रक्षा के क्षेत्र में बजट को बढ़ाना चाहिए। क्यों ऐसा मानते हैं? ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि जो जैसे रक्षा कर रहे हैं तो जैसे बजट अच्छा होगा तो वो अच्छी ईमानदारी से काम करेंगे और ऐसा होना चाहिए। बजट जरूरी है बिल्कुल। ये जो कह रहे हैं रक्षा क्षेत्र में बजट जरूरी है, आपको लगता है कि बजट जो अभी हमारा रक्षा क्षेत्र में आता है वो कम है? नहीं, अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो बजट जो अपना रक्षा तंत्र है उसके हिसाब से
सही चल रहा है, लेकिन और भी देखो रक्षा जब जब तक अपन डिफेंस रूप से मेच्योर नहीं होंगे तब तक मैं नहीं कह सकता देश में किसी भी चीज़ को अपन मेच्योर कर सकते, चाहे वो स्वास्थ्य हो कैसा भी हो। बीते दिनों में हमने अपनी सेना का जो बजट देखा बीजेपी कार्यकाल में, तो सेना का तो हमने मजबूतीकरण देखा है। आज हम वो वाला भारत नहीं है कि जो यहाँ पर गोली खा के रोता है। आज हम उस भारत में रह रहे हैं कि जो 2 गोली खाकर 4 गोली देने की भी क्षमता रखता है। बट अभी भी अगर देखा जाए तो कई सैनिकों को बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं, उनके बच्चों की शिक्षा नहीं हो पाती जब वो इस देश के लिए शहीद हो जाते हैं, और भी उनके माता पिताओं को भी बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और भी कई उनके इश्यूज हैं। तो उसको देखते हुए इसको बढ़ाना भी चाहिए। उसका मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि एक शहीद के परिवार का जब एक शहीद जाता है तो उसके परिवार को उसकी पेंशन के लिए भी काफी दौड़ना भागना पड़ता है, संघर्ष ना करना पड़े। ये इनका कहना है कि बजट इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर कोई सैनिक शहीद होता है तो उसके पास तक मदद पहुंचे और उसे तकलीफों का सामना ना करना पड़े। ऐसा होता भी है, सरकार कोशिश करती है। अच्छा, ये बता दीजिए कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, तो एजुकेशन सिस्टम में कहीं महंगाई महसूस होती है? बिल्कुल बिल्कुल महसूस होती है। आजकल प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है, मनमानी फीस वसूल करते हैं। इसके अलावा हर बार उनका कोर्स बदलता है। हर बच्चा तो सक्षम नहीं होता कि हर बार बुक्स खरीद सके। पहले का टाइम था जब एक बार बुक्स खरीदने के बाद कई साल तक कई मतलब और भाई बहन भी उनसे पढ़ सकते थे। आजकल तो हर साल नई बुक्स खरीदनी पड़ती है। तो इस मतलब मेरा कहना ये है कि मतलब ये बार बार स्कूलों में जो कोर्स बदले होते हैं, मनमानी फीस वसूली जाती है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उस पर ध्यान उन्हीं को अच्छा सशक्त कर देना चाहिए ना। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अपने आप बंद हो जाएगी ना। अगर सरकारी स्कूलों को बढ़िया अगर कर दिया जाए सारी फैसिलिटी के साथ में और बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए ना, तो उसमें आप ये समझ लीजिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा। सारे जो प्राइवेट स्कूल है ना, उनका सबका वो जो ये बढ़ रहे हैं आगे, उनका वो सब है ना खत्म हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, सरकारी जो स्कूल हैं, उनको मजबूत किया जाए, वहां शिक्षा के स्तर को सुधारा जाए ताकि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोका जा सके। ये एक बहुत अच्छी इन्होंने बात की है। एक महिला होने के नाते आपका बजट क्या क्या चीज डिस्टर्ब कर देती है? क्या क्या चीजें हैं जो एक महिला के पास में जो पैसा आता है, घरेलू पैसा आता है महीना घर चलाने के लिए, वो क्या क्या डिस्टर्ब कर देती हैं? जैसे 10,000 इनकम है और खर्चे 20,000 हैं, तो वो कैसे मैनेज होगा? उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा ना। वो सामने अपने पास कुछ है नहीं है। इसलिए देखो, मेरा कहना है जेंट्सों के साथ साथ लेडीजों को भी बराबर से करना चाहिए। इंश्योरेंस की बात अगर हम करें तो आपसे मैं समझना चाहूंगा कि इंश्योरेंस में जीएसटी लगता है, तो जीएसटी कहीं ना कहीं इंश्योरेंस की वजह से आप लोगों को तकलीफ होती है? मतलब लगता है कि उसमें जीएसटी एक एक्स्ट्रा बोझ है? नहीं, एक्स्ट्रा बोझ कुछ नहीं है। हाँ। वो तो आप करवाना चाहते हैं अपनी लाइफ के ऊपर करवा सकते हो इंश्योरेंस, वो जरूरी है। हाँ। करवाई गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है। हाँ। हर सेक्टर में करती है, मेडिकल में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। पिछली अगर रफली देखा जाए तो जब से मोदी गवर्नमेंट आई है बहुत सारे एम्स खुल चुके हैं, मेडिकल में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। क्योंकि जितना पहले बजट नहीं आता था, आज के टाइम में बहुत बजट आ रहा है। लेकिन इस बार हम जो श्रीमती जो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी हैं, उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि इस बार हमारा बजट कम से कम $600 मिलियन का होना चाहिए बजट। इंडियन रुपये में देखें तो हो जाएगा हमारा 50 लाख करोड़ का बजट आना चाहिए इस बार। और ज़्यादातर बजट में अगर वृद्धि करें तो डिफेंस के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए। क्योंकि डिफेंस के क्षेत्र में आप देख रहे हो कि हर कंट्री डेवलप कर रही है डिफेंस की चीज़ में, क्योंकि उस चीज़ से ज़्यादा आपको रेवेन्यू प्राप्त होता है, ना कि आपको फालतू चीज़ों से रेवेन्यू प्राप्त होता है। उस चीज़ में ज़्यादा रेवेन्यू इससे, जैसे आप ब्रह्मोस मिसाल बना रहे हो, आप अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हो, ये अच्छी बात है। अब हमारा इंडिया का क्या है, एक्सपोर्ट कम आएगा, इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा आएगा। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इंडिया के अंदर। और शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में पहले बजट ज़्यादा था, लेकिन इस बार वो जो बजट है कम कर दिया गया शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में बजट को बढ़ावा मिलना चाहिए। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो क्या स्वास्थ्य में इलाज वगैरह महंगा हुआ है तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए बजट में? मेरे हिसाब से जो स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बजट का मुहैया होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी है आज की स्थिति में माना जाए तो। और जो स्वास्थ्य क्षेत्र में जाते हैं ना, वहाँ तो और भी प्रॉब्लम होती है। कहीं भी तुम जाओ हॉस्पिटल में, कोई भी कार्य कराओ, उसके लिए पहले तो ऑफिस जाओ, वहाँ जो मेन वहाँ पे जाओ, वहाँ की रसीद कटवाओ, उसके बाद अलग अलग जो उनके यहाँ पे जो व्यवस्था होती है उनको कम किया जाए। उसके अलावा डायरेक्ट जो मरीज वगैरह आए उनको डायरेक्ट स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाए, ना कि उसको 17 तरह की फॉर्मेलिटी कराई जाए, जिससे उन्हें प्रॉब्लम भी होती है। सामने वाला अगर बंदा अकेला आया है, उसके साथ कोई नहीं है, तो वो वहाँ एडमिट हो या वो सामने वाले कोई भी प्रोसेस कराए,
क्योंकि हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ प्रोसेस 70 तरह की होती है। अगर हम एक और बात आपसे पूछने की कोशिश करें तो आप ये बता दीजिए कि जिस तरह से एक महिला अपना घर चलाती है, तो आज की तारीख में जो बजट हम उम्मीद करते हैं सरकार लाएगी, तो इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि महिलाओं को राहत मिले? अब घर में सारी सुख सुविधाएं तो जरूरी होती ही होती हैं, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, टीवी है, तो इन सब पे जीएसटी कम होना चाहिए, जिससे कि वो घर में सारे घरों में मुहैया हो सके ये चीजें। और बच्चों की शिक्षा वगैरह? बच्चों की शिक्षा के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत महंगाई होती जा रही है और कोर्स बदलते हैं हर साल, तो इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। और बच्चों के लिए फीस जमा करने में हर चीज़ में दिक्कत आती है। ड्रेस हर बार चेंज हो जाती है, कभी कुछ बदल देते हैं, कभी कुछ बदल देते हैं, उससे बहुत दिक्कत है। बजट बिगड़ता है, बहुत बजट बिगड़ता है इससे। तो ये जो है, देखिए हमारे साथ कुछ और बुजुर्ग हैं और यहाँ जो बैठे हुए हैं, आपसे हम पूछेंगे। और काका जी ये बता दीजिए कि जिस तरह से हमारी सरकार बजट लाने वाली है, तो आपने तो काफी सारे बजट देखे होंगे, तो अगर बजट देखे होंगे तो इस बजट को, जो मोदी सरकार का ये तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है, कैसे देखते हैं आप? बजट बढ़िया आएगा और अच्छे काम हो रहे हैं उनके। अच्छे काम हो रहे हैं, और इस बजट से क्या लगता है? बजट से फायदा मिलेंगे। क्या क्या फायदे मिल सकते हैं? अब जैसे हमारा इनकम टैक्स में कम हो जाएगी कुछ कमी, कुछ मतलब ये और भाव भाव में आ जाएगी कमी। इनकम टैक्स में क्या चाहते हैं आप? कम से कम 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपए की वो होना चाहिए कि 10 लाख रुपए से इनकम हो तो कोई मतलब टैक्स न लगे। टैक्स ना लगे, ये चाहते हैं आप? क्योंकि हमें पेंशनर, हाँ। तो पेंशनर के हिसाब से पेंशन में भी अगर इनकम टैक्स देना पड़ा तो मतलब क्या निकला? मतलब सीनियर सिटीजन है और पेंशनर है, और आप ये कहते हैं कि अगर पेंशनर को भी टिकट टैक्स देना पड़ा तो कोई मतलब नहीं? हाँ, ये मतलब है हमारा। तो सरकार से क्या कहेंगे? बस बजट 10 लाख रुपए कर दे आप कम से कम। तो टैक्स स्लैब में कहीं ना कहीं इनको रिबेट मिलनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। जो 7 लाख रुपए की सीमा है उससे बढ़ा करके सरकार से ये कहते हैं कि 10 लाख रुपए कर दिया जाए, ताकि इन्हें और ज्यादा सुविधा मिल सके। आपने भी बहुत सारे बजट देखे होंगे, मोदी सरकार का ये तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है, इसको कैसे देखते हैं आप? बजट में क्या कोई फायदा थोड़ी है। बजट, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आदमी परेशान है। महंगाई ज़रा कम होना चाहिए कम से कम, जिससे कि गरीब आदमी का भी गुजारा हो सके। है ना? गरीब आदमी का गुजारा होना जरूरी है। ये जो बजट हम लेकर के आ रहे हैं 2023 क्षमा कीजिए, जो 2024 में 23 जुलाई को जो बजट आ रहा है, तो वो बजट कैसे देखते हैं आप? देखिए, बजट जो होना चाहिए वो एक गरीब जनता के लिए और सर्वहितैषी बजट होना चाहिए। मोदी सरकार एक ऐसा बजट लेकर आए जिससे आम जनता को फायदा हो पाए। आज आप समझिए कि खाद्यान्न जो पदार्थ हैं उन पर भी जो है जीएसटी एवं जो है मोदी सरकार टैक्स लगा रही है। एक तरफ तो आप गरीब जनता को जो है अन्न देने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पिछले दरवाजे से जीएसटी के माध्यम से जनता से ही जो है टैक्स के माध्यम से उनसे वसूली कर रहे हैं। तो आज ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वास्तविक रूप से मोदी सरकार कुछ देना चाहती है और इस देश में करोड़ों जो गरीब जनता है उनके साथ में कुछ करना चाहती है, तो उन्हें बजट के रूप में एक राहत देने की ज़रूरत है। और इंश्योरेंस पे जो जीएसटी लगती है? देखिए, मैं इंश्योरेंस सेक्टर का ही व्यक्ति हूँ, और इंश्योरेंस सेक्टर में आज अगर कोई एलआईसी लेता है, एलआईसी में अगर वो पॉलिसी लेता है, तो वो आज के लिए नहीं ले रहा, अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए ले रहा है, अपने बच्चों के लिए ले रहा है कि अगर आज मैं तो हूँ तो मैं कमा लूँगा, अपने बच्चों को जो है पढ़ा लूँगा, उनकी जो सब सुख सुविधाओं के लिए मैं अच्छा कुछ कर पाऊँगा। लेकिन मेरे खत्म हो जाने के बाद क्या है, तो एलआईसी लिया जाते हैं कि एलआईसी आज भी और कल भी, तो उसका स्लोगन भी है। तो कल मेरे बच्चों को कैसे जो है एक सुविधाएं मिल पाए जिसके बाद मैं ख़त्म हो जाऊं, तो आज एलआईसी की पॉलिसी पर भी जीएसटी काटा जा रहा है, बहुत ही दुखद है। और मेडिकल इंश्योरेंस जो लेते हैं उस पर भी जीएसटी है? बिल्कुल, आज मेडिकल इंश्योरेंस इसलिए लिया जा रहा है कि आज इलाज इतना जो है महंगा हो गया है, और जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो सब कॉर्पोरेट के हॉस्पिटल हो चुके हैं, एक व्यवसाय, एक धंधा बन चुका है। उन सभी पर जीएसटी लिया जा रहा है, दवाइयों पर जीएसटी लिया जा रहा है, और एक गरीब जनता को बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज करवाना जो है नामुमकिन साबित हो रहा है। और जीएसटी कम से कम जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उन पर तो नहीं लगना चाहिए, और वो ही एक जीवन रक्षक का काम इंश्योरेंस सेक्टर भी है, जिसमें आप पॉलिसियों पर जीएसटी ले रहे हैं, और प्रथम प्रीमियम से लेकर लास्ट प्रीमियम तक एक बड़ा अमाउंट जीएसटी के रूप में केंद्र सरकार ले रही है। तो इस पर जरूर जो है मोदी सरकार को और वित्त मंत्री जी को जो है संज्ञान लेना चाहिए।
आप ये बता दीजिए कि जिस तरह से युवा तैयार हो रहा है, पढ़ लिख करके तैयार हो रहा है, तो पढ़ लिख कर युवा जो तैयार हो रहा है उसकी क्या अपेक्षा है सरकार से कि इस बजट में सरकार क्या करे? सर मैं ये अपील करूँगा सरकार से कि ज़्यादा से ज़्यादा एक तरफ से मतलब नौकरी देने का प्रयास करे और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने का प्रयास करे, और ये अपील करता हूँ मैं सरकार से। सर नौकरियां ज़्यादा मिलना चाहिए। अगर हम आपसे पूछें कि सरकार को नौकरियां निकालने के लिए क्या क्या करना चाहिए, मतलब नौकरियां तो 2% है सरकार के पास में, अब सरकार क्या करे? सरकार अगर प्राइवेटाइजेशन की ओर मूव कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कंपनी को भी इस तरह से बढ़ावा देना ताकि उस पर सिक्योर, उनका लाइफ सिक्योर, ताकि उनको 5 साल की इन टर्म हटाया नहीं जा सके। मैं बिहार से हूँ, बिहार में तो कंपनी की आशा बहुत कम ही है। इस बार सचिराग पासवान मेरे यहाँ से उनको मिनिस्ट्री मिली है, खाद्य आपूर्ति, जो भी FCI में भर्ती। फिलहाल मैं जब से मैं होश संभाला हूँ 10 साल से देख रहा हूँ कि FCI में भर्ती बिल्कुल ब्लॉक हो गई है। रेलवे जहाँ तक भर्ती आती थी 2014 से पहले कांग्रेस के रीजन में कोई ब्लॉक इंटर्न देती थी, लेकिन बजट रेशियो से देखा जाए तो बीजेपी सरकार भर्ती दी है, लेकिन काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन किया। 4 साल 3 साल का भर्ती क्लियर करने की लगाती है, जिससे कि विद्यार्थी बहुत आहत है। इससे नया इस बार असमी विश्वम जी घोषणा की है कि मैं पूरा कैलेंडर जारी करूँगा और उस पर मैं लागू करूँगा और अग्नि पर भी पुनः विचार करूँगा, यही आशा है। और क्या तो आप ये बता दीजिए कि जिस तरह से बजट आने वाला है, आम जनता को इसका लाभ मिलता हुआ कैसे दिखाई दे, सरकार क्या करे? सरकार को सबको देखना चाहिए, छोटे को, बड़ों को, गरीबों को राहत मिलेगी, ये भी तो कुछ करेंगे। उनको क्या कहा जाता है आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, लेने के नाम कुछ नहीं मिलता। गरीब आदमी भगी वही है, देता लोग सब अपने कमा के भग जाते हैं साहब सब लोग। क्या गरीब को इतना सब देने के बाद में भी गरीब वहीं की वहीं है? गरीब तो वहीं की वहीं है, कहाँ इतना कहाँ देते हैं सरकार को? सरकार अनाज दे रही है और काफी सारी योजनाएं चला उससे क्या होता है, अगर नौकरी नहीं मिलेगी बच्चों को तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिर्फ वही उसी के लिए इंतजार करेंगे कि कुछ गेहूँ मिल जाए, कुछ खाने के लिए मिल जाए, लेकिन नौकरी मेन चीज़ है, रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए। ये जो मोदी सरकार अपना तीसरे कार्यकाल का पहला बजट लेकर के आ रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? सरकार ने क्या करना चाहिए जो जनता से जुड़ा हुआ हो? चाहिए तो मेरा मतलब ये है कि माने युवा पीढ़ी में जो भी युवा पीढ़ी है तो उनके लिए माने रोजगार दें और उनके लिए नौकरियां दिलवाएं, जिससे कि बेरोजगारी हटे। अब जैसे मास्टरों की या माने डॉक्टरों की उम्र माने 65 साल कर दी, तो 65 साल का माने क्या वो उचित है? इसकी बजाय तो माने बेरोजगार जो नए युवक हैं उनके लिए नौकरियां दें, ठीक है नहीं, उनके लिए माने रोजगार दें, मेरा कीमत है। रोजगार आपकी नज़र में मतलब सरकार दूसरों जो युवा हैं उनको देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या क्या चीजें हैं जो आम जनता से जुड़ी हुई हों और उनको लाभ मिले, ऐसा बजट बनाए? इनको प्रधानमंत्री इस बारे में सोचते हैं, बजट जो देते टाइम सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान दें कि जनता का लाभ किस चीज़ में है, वो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कर्मचारियों के मामले में तो आप सोचेंगे कि सांसद पे नहीं लगता, विधानसभा विधायकों पर नहीं लगते, टैक्स में वो सरकार भरती है, लेकिन पेंशनर अगर पेंशन हो जाती है, रिटायर हो जाता है, जब जिंदगी भर कमाए तब टैक्स देता रहा, जिंदगी भर टैक्स देता रहा, और जब रिटायर हुआ तो उस पर उसको भी टैक्स देना पड़ता है। तो रिटायरमेंट वाले आदमी को टैक्स माफ़ होना ही चाहिए। ये तो मांग सब जगह से जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर ध्यान अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। ये बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि जो कर्मचारी ने जिंदगी भर सेवा की है सरकार की और टैक्स भी देता रहा, और टैक्स आज तक, फिर रिटायरमेंट के बाद ये फिर टैक्स देना पड़ रहा है। रिटायरमेंट के बाद कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। कर्मचारी ने जन सेवा पूरी कर ली तो अपनी सेवा केवल अपना भरण पोषण के लिए मिल रहा है पेंशन में, तो उस चीज़ में भी टैक्स ले रहे हैं। इसी तरह एक कर्मचारी जो रिटायर्ड हो गया उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, यही कह रहे हैं आप। अब अगर हम बात करते हैं कि आम जनता को कैसे जोड़े, मतलब सरकार ऐसा कैसे बजट लाए जो आम जनता के साथ में अपना जुड़ाव रखता हो? पहले तो सब मुफ्त की रेवड़ी देना बंद कर दे गवर्नमेंट। ये लाड़ली वगैरह बांट रही है, उसका बाहर जनता की, आम पब्लिक के ऊपर पड़ रहा है, मध्यम वर्ग को कोई लाभ नहीं। सरकार ऐसा बजट बना के मध्यम वर्ग उससे लाभान्वित हो, मध्यम वर्ग ही पिस रहा है, टैक्स भी वो दे रहा है, उसे कोई सुविधा भी नहीं मिल रही, मीडियम वर्ग पिस रहा है। तो एक अनुभव अगर आप देखें तो आपने लंबी उम्र निकाल ली, तो क्या लगता है सरकार को, क्या आइडिया है आपके दिमाग में कि सरकार को ऐसा करना चाहिए? सरकार को जो मुफ्त की रेवड़ी बट रही है, ये अपनी मध्याह्न वो बांट रहे हैं, कहीं वो लाड़ली लक्ष्मी वगैरह सब बंद करना चाहिए। ऐसा करो कि सब व्यक्तियों को लाभ मिले, मैंने कि साहब रुपये किलो गेहूँ एक वर्ग को दे दिया, दूसरे वर्ग की खालू दे रहे हो, ये गलत है।
तो आपको क्या लगता है, जैसे इन्होंने कहा कि जो मुफ्त की योजनाएं हैं, इन योजनाओं की वजह से असर आता है क्या, बजट प्रभावित होता है? होता ही है बजट आई समझ में, जो होता है नाज मिल रहा है, जो जाके उनको दो के बेच रही है, वो दूसरों को मिल नहीं पा रहा है, और वो चीज ये हो रहा है उसका। किसान तो फिर से रहा है, जिनको जो MSP कहाँ मिलती है उसे पूरी किसान के लिए। आपको क्या लगता है कि महंगाई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर महंगाई करती है या नहीं करती? महंगाई आपको असर डाल रही है बजट में? हाँ थोड़ा बहुत है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा चल जाता है, मैनेज हो जाता है, ऐसा कोई कुछ नहीं, बड़ा इशू नहीं है? नहीं कोई ज़्यादा नहीं। लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बहुत है, लेकिन आजकल की पोजीशन देखकर तो हो जाता है मैनेज। आजकल की पोजीशन देख करके क्या लगता है? मैनेज सब कर लेते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ अच्छा, ये जो बता दीजिए कि ये जो हम बात कर रहे हैं, कुछ और युवा साथी भी देखिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नौकरियों का सृजन कैसे करे सरकार। इस बजट में युवा ये चाहता है कि जो पढ़ लिख कर तैयार हो रहा है, वो चाहता है कि उसके सामने रोजगार ज्यादा से ज्यादा दिखाई दें। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? इसके लिए सरकार को ये करना चाहिए, टाइम टाइम पर जॉब निकालना चाहिए, मतलब नौकरियां हर क्षेत्र में, हर विभाग में। ऐसा होता है आज की स्थिति में कि 2018 से कोई वैकेंसी अभी तक नहीं आई, तो हर साल वैकेंसी देना चाहिए, जिससे बेरोजगारी में कोई दिक्कत नहीं आई कहीं से कहीं तक। हर लड़का नौकरी ले सकता है अगर अच्छी वैकेंसी आती रहे तो। नहीं, वो तो आपने कहा कि नौकरी निकालना चाहिए, लेकिन सरकार नौकरी निकाले कैसे, अगर ये बात हम करें तो? मेरा मानना ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब देखिए पूरे भारत में 2% है, और इसके जरिए हम देश से बेरोजगारी नहीं हटा सकते, क्योंकि मिडिल क्लास जो बच्चे होते हैं उन्हें 12th पास के बाद एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो होता है गवर्नमेंट जॉब। तो सरकार को इस बार बजट में कुछ ऐसा करना चाहिए कि बच्चों को केवल एक डायरेक्शन ना मिले, वो है गवर्नमेंट जॉब। उसके अलावा कई स्किल्स और बच्चों के लिए स्टार्टअप करने के लिए कुछ लोन्स वगैरह जो होते हैं वो भी अवेलेबल कराना चाहिए। और जैसे कि आपने कहा कि बच्चों को जॉब कैसे अवेलेबल कराए गवर्नमेंट, तो जॉब का तो ये है कि बीते सालों हमने देखा कि गवर्नमेंट ने जो रिटायरमेंट की एज है वो बढ़ा दी। अब उसके कारण क्या हर विभाग पूरा फिल है, कुछ विभागों में जो फिल जगह खाली भी हैं तो गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रही है। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश पुलिस विभाग है, जो कि बीते कई सालों से पुलिस विभाग पर जो बीत रही है, और कई हमारे मध्य प्रदेश में जो क्राइम हो रहे हैं उन पर लैतलाली बरती जा रही है। ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को आप अगर पूछे, अगर मैं आपसे आपका आइडिया पूछूं कि कैसे सरकार रोजगार का सृजन करे, नौकरी निकाले कैसे सरकार? ये कहते हैं 2% सरकारी नौकरियां हैं, सही बात है, तो हर आदमी को तो सरकार सरकारी नौकरी दे नहीं सकती। नहीं दे सकते। तो क्या लगता है आपको, कैसे बढ़ावा होगा? देखो, आपको देखना चाहिए सरकार को कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, इंडिया में है, ठीक है, और चाइना में भी है, लेकिन वहाँ पे तो सबको रोजगार मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने उनकी जो यूथ है उसका यूज़ किया अच्छी तरह से। उतना ही यूथ इंडिया में भी है, आप उसका भी यूज़ कीजिए। जब तक आप कुछ अच्छी न्यू आपको उनको प्रोजेक्ट दीजिए, ठीक है, आप उनके लिए स्किल ऐसी चीज़ लेके आइए, ऐसा कोर्स लेके आइए ताकि उनकी स्किल डेवलप हो, वो खुद जॉब कर सकें, दूसरों को जॉब प्रोड्यूस कर सकें। स्किल डेवलपमेंट्स में इनका कहना है कि सरकार को बजट बढ़ाना चाहिए, और अगर सरकार 2% सरकारी नौकरियों को रखती है और हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, तो स्किल को और ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है, और उस क्षेत्र में जो है सरकार को बजट बढ़ाने की जरूरत है। अगर महिलाएं हैं हमारे साथ में, तो हम उनसे बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर के लोग बात करते हैं कि इन दिनों जब भी हम अस्पताल पहुंचते हैं तो साहब वहां से जेब खाली होना शुरू हो जाती है। क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, पहले तो दुनिया सारे तो टेस्ट होते हैं, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो, और टेस्ट भी इतने महंगे हो गए हैं कि आम आदमी उसको नहीं कर पाता। तो मेरा कहने का मतलब ये तो सरकार, ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसकी व्यवस्था होना चाहिए कि सारे टेस्ट वहाँ हो, या फिर टेस्टों में कुछ रोक होनी चाहिए, मतलब कुछ कम होने चाहिए, चार्जेस के कम होना चाहिए, लिमिटेड, कि हर आदमी करा सके, क्योंकि स्वास्थ्य तो हर व्यक्ति का बिगड़ता है, जरूरत उसको पड़ती ही है अपना ट्रीटमेंट कराने की। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मतलब इन चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए, कुछ लिमिटेशन तो होना चाहिए ना, कि मतलब इससे आम आदमी इसको टेस्ट करा सके, अपना इलाज करा सके। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बिजली हो, पानी, सड़क या फिर टोल टैक्स की भी बात हमारे सामने आती है, और हम कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि हर चीज आम जनता की पहुंच में होनी चाहिए। अगर हम स्टूडेंट से बात करते हैं तो वो रोजगार मांगता है, महिलाओं से बात करते हैं तो वो महंगाई कम करने की बात करते हैं, और व्यवसायियों से कहते हैं तो वो कहते हैं कि टैक्स स्लैब को भी समझने की जरूरत है, और सीनियर सिटीजन से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि टैक्स स्लैब को ऊपर करना चाहिए ताकि पेंशनर्स को
टैक्स नहीं देना पड़े। हालांकि अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात रखने का ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और जो हमने आपको मुहैया कराया और वित्त मंत्री तक हमने बात पहुंचाने की कोशिश की। अब देखना यह है कि आने वाली 23 तारीख को ये जो बजट आएगा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट, वो कितना सटीक, कारगर और एक आम जनता से जुड़ा हुआ बजट होगा, ये देखना दिलचस्प है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।